हेलो फ्रेंड्स, हानि स्टडी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम मनोविज्ञान से संबंधित 30 प्रश्नों को हल करेंगे जो कि यूपी टेट और सी टेट के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। आइए फ्रेंड्स देखते हैं पहला प्रश्न। इनमें से किसके अलावा निम्न कारणों से युवा बच्चों के लिए खेल युवा बच्चों के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इनमें से किसके अलावा निम्न कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऑप्शन ए, वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं। ऑप्शन बी, यह उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है। ऑप्शन सी, यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। ऑप्शन डी, वे नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं कि उन्हें कब उपयोग किया जाए। फ्रेंड्स, मनोविज्ञान हल करने का सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बताती हूँ। जिसे क्वेश्चन पेपर में, परीक्षा में क्वेश्चन पेपर में आपने पढ़ा कि प्रश्न पढ़ा, सबसे पहले आप ऑप्शन पढ़िए। जो भी निगेटिव ऑप्शन है आप उसको काट दीजिए। इस तरह से देखिए, वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं, ये तो सही लग रहा है, इसको सही कर दो। यह उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है, ये भी ठीक लग रहा है। यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है, ये थोड़ा हमें गलत लग रहा है, इसको छोड़ दें। वे नए कौशल हासिल करने और सीखते हैं कि उन्हें कब उपयोग किया जाए, ये भी सही लग रहा है। अब इसमें क्वेश्चन में निगेटिव पूछा है, इसके अलावा इनमें से किसके अलावा निम्न कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो किसके अलावा, यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है, यही ऑप्शन इसमें निगेटिव हमें लग रहा है निगेटिव, इसलिए आप इसी को सही कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। आप इस ट्रिक से अगर एग्ज़ाम में मनोविज्ञान को सॉल्व करेंगे तो आपके 30 में 30 नंबर आएंगे सर, आप इस चीज़ पे ध्यान देना। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। मानव विकास किस रूप में होता है? मात्रात्मक, गुणात्मक, कुछ सीमा तक अमापनीय या ए और बी दोनों? मानव विकास, जो मनुष्य के शरीर का विकास है, वो किस रूप में होता है, ये इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। मात्रात्मक और गुणात्मक, ये इसका सही आंसर है। ये दे रखा है ऑप्शन नंबर डी में, ए और बी दोनों। मानव विकास जो होता है मात्रात्मक भी होता है और गुणात्मक भी होता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि शरीर की लंबाई भी बढ़ती है, लंबाई चौड़ाई भी बढ़ती है, विकास होता है, और गुण मनुष्य का बिहेवियर जो है उसमें भी गुण दोष सभी तरह के चेंजेस आते रहते हैं। ठीक है फ्रेंड, इसलिए इसका मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों ही सही होगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका। आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 3 है, मानव विकास को किन किन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है? शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक मनोवैज्ञानिक, या मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक। प्रश्न नंबर 3, मानव विकास को किन किन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, ये इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, क्योंकि मानव विकास को शारीरिक भी, संज्ञानात्मक भी, संवेगात्मक भी और सामाजिक भी, इन चारों रूपों में विभाजित किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि शारीरिक विकास भी होता है, संज्ञानात्मक विकास भी होता है, संवेग जो होते हैं जैसे भूख, गुस्सा, नींद, ये सब, इनमें भी आदमी के बदलाव आता रहता है, और सामाजिक, क्योंकि मनुष्य समाज में रहता है तो सामाजिक बदलाव भी उसमें आते हैं, इसलिए इसको 4 क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 4, विकास के परिणाम स्वरूप नई विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, ये कथन है। ये बताना है कि ये कथन किसने दिया है। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। जब मनुष्य का विकास होता है तो उसके साथ साथ उसमें नए से नए चेंजेस आते रहते हैं। तो यही कथन किस विद्वान ने दिया है, आपको ये बताना है। गेसेल, हरलोक, मेरेडिथ, डगलस और हॉलैंड। प्रश्न नंबर 4 फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये कथन हरलोक ने दिया है।
ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 5, बाल विकास में किस प्रकार का अध्ययन किया जाता है? प्रक्रिया पर बल दिया जाता है, वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल दिया जाता है, गर्भावस्था से किशोरावस्था का अध्ययन होता है, या उपयुक्त सभी पर? प्रश्न नंबर 5, बाल विकास में किस प्रकार का अध्ययन किया जाता है? फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बाल विकास में गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 6, क्रम विकास का सिद्धांत किसने दिया है? हरलोक ने, चार्ल्स डार्विन ने, लेमार्क ने, या मेरेडिथ ने? क्रम विकास। फ्रेंड्स, ये सिद्धांत जो होते हैं ये पेपरों में बहुत आते हैं, जितने भी परीक्षाएं होती हैं यूपी टेट सी टेट, इसमें तो खास करके ये क्रम विकास, मानव विकास, इस तरह के सिद्धांतों से कई प्रश्न बन ही जाते हैं इन सी टेट और यूपी टेट, इन दोनों परीक्षाओं में। ठीक है फ्रेंड, इसका आंसर है चार्ल्स डार्विन। क्रम विकास का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिया था। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 7, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये नहीं, पहले आप इस पर गोल कर लेंगे। प्रश्न को सॉल्व करने से पहले परीक्षा में आप ध्यान रखेंगे, ये नहीं वाला जो है इसको इस पर गोला कर लीजिए, तब ऑप्शन पढ़ने शुरू कीजिए। विकास और वृद्धि एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। विकास एक सतत प्रक्रिया है। वृद्धि विकास का ही एक भाग है। विकास कार्यक्षमता, कार्यकुशलता और व्यवहार में आने वाले गुणात्मक परिवर्तनों को प्रकट करता है। प्रश्न नंबर 7, फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा विकास और वृद्धि एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। ये ऑप्शन इसमें निगेटिव है और यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि ये सारे ऑप्शंस जो हैं, विकास एक सतत प्रक्रिया है, ये भी सही लग रहा है। वृद्धि विकास का ही एक भाग है, ये भी ठीक है। विकास कार्यक्षमता और कार्यकुशलता और व्यवहार में आने वाले गुणात्मक परिवर्तनों को प्रकट करता है, ये भी बिल्कुल 100% ठीक है। लेकिन ये जो ऑप्शन है विकास और वृद्धि एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, इसलिए ये ऑप्शन ही इसमें गलत है और जो गलत है वही इसका आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 8, मनोविज्ञान अगर आप अच्छे से सोल्व करेंगे ना फ्रेंड्स, तो बहुत ही नंबर गेनिंग सब्जेक्ट है, एकदम बढ़िया। आप इसको बस सॉल्व करने की ट्रिक अगर जान गए ना, तो ये बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। और इसकी सॉल्व करने की ट्रिक बस यही जो मैं बता रही हूँ, आप इसको, जो आपको निगेटिव आंसर लगे आप उसे तुरंत काट दीजिए। ठीक है, आगे देखते हैं। एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? मनोविश्लेषण विधि, तुलनात्मक विधि, विकासीय विधि, ये सांख्यिकीय विधि? प्रश्न नंबर 8, एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी मानी जाती है? तो फ्रेंड्स, जब बच्चे का विकास होगा तो उसकी विकासीय विधि ही तो मानी जाएगी ना, तो बस यही आंसर इसका सही है, विकासीय विधि। ठीक है, क्योंकि विकास जो होता है वो कभी तुलनात्मक नहीं होता, इसलिए ये तो हो नहीं सकता। ठीक है फ्रेंड्स, सांख्यिकी भी नहीं हो सकता, मनोविश्लेषण भी नहीं हो सकता, विकासीय विधि है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। आप इसी ट्रिक से आप मनोविज्ञान को सॉल्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैंने भी यूपी टेट दिया था, मेरे मनोविज्ञान में 29 नंबर आए थे, तो आप क्यों नहीं ला सकते इतने? ठीक है फ्रेंड्स, आप बिल्कुल जिस तरह से मैं आपको समझा रही हूँ आप उस चीज़ का ध्यान रखिए और आप अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। विकास का अर्थ क्या है? परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, या परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। विकास का क्या अर्थ है? प्रश्न नंबर 9, ये इस प्रश्न में पूछा जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो विकास का अर्थ परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। आप एक तरह से देखिए कि परिवर्तन ही नहीं होते, उसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं, इसलिए ये वाला आंसर भी निगेटिव हो गया। अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की, क्योंकि कोई कहीं से भी आपको प्रेरणा मिलती है तो उसके फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों को ही आप विकास नहीं कह सकते, ये भी गलत हो गया। अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला,
ये भी थोड़ा गलत लग रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी देखो, परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला को ही हम विकास कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और ये ही इसका आंसर होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, विकास का अर्थ है परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 10, वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? मध्य बाल्यावस्था, पूर्व क्रियात्मक अवधि, बाल्यावस्था की समाप्ति या किशोरावस्था? वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? प्रश्न नंबर 10। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा किशोरावस्था। किशोरावस्था वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 11, निम्न में से कौन सी बाद की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है? इसमें भी देखो नहीं है पूछा है, नहीं है, आप पहले ही उससे गोल कर लीजिए और आंसर देने से पहले आपका नहीं है वाले की तरफ ध्यान जरूर जाएगा। ठीक है, भविष्य की योजना की सूझबूझ, विज्ञान की काल्पनिक कथाओं में अधिक रुचि, बढ़ती हुई तार्किक शक्ति, काल्पनिक भयों का अंत। प्रश्न नंबर 11, कौन सी बाद की बाल्यावस्था की बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है? भविष्य की योजना की सूझबूझ जो है ना, ये बाद की बाल्यावस्था की बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है। और बाकी विज्ञान की काल्पनिक कथाओं में अधिक रुचि, ये भी है। बढ़ती हुई तार्किक शक्ति, ये भी है। काल्पनिक भयों का अंत, ये भी है। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन यही नहीं है, और जो नहीं है वही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 12, गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग से संबंधित है? 16 से 19 वर्ष एवं नैतिकता, 3 से 6 वर्ष एवं भाषा, 8 से 10 वर्ष एवं सामाजिकरण, 16 से 19 वर्ष एवं संज्ञानात्मक। गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग से संबंधित है? प्रश्न नंबर 12। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 8 से 10 वर्ष एवं सामाजिकरण गिरोह अवस्था आयु वर्ग से संबंधित है। जब बच्चा 8 से 10 वर्ष का होता है तब वह गिरोह में रहता है, मतलब एक जैसे बच्चों की टोली टाइप होती है नहीं, वैसे उसी को कहा गया है यहाँ पर गिरोह अवस्था। ठीक है फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 13, संज्ञानात्मक विकास की इनमें से कौन सी अवस्था नहीं है? ठीक है फ्रेंड्स, संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं हैं जो पियाजे के द्वारा दी गई हैं। संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूल संक्रियात्मक और अमूर्त संक्रियात्मक। इसको औपचारिक भी कहा जाता है, अमूर्त वाली को औपचारिक भी, औपचारिक संक्रियात्मक। ठीक है फ्रेंड्स, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। संवेदीगामक 0 से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष। ठीक है, और अमूर्त संक्रियात्मक या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था ये 11 से 15 होता है फ्रेंड्स, ये 20 नहीं होता है, 11 से 15 वर्ष। और यही इसका आंसर है। इसमें नहीं है बताना है ना, यहाँ पर लिख रहा नहीं है। अगर यहाँ पर 15 वर्ष लिखा होता है ये चारों ही ऑप्शन ठीक हो जाते। ठीक है फ्रेंड, इसमें 20 लिखा हुआ है इसलिए 11 से 15 वर्ष, 11 से 15 वर्ष जो है ये अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की अवधि है। ठीक है फ्रेंड, और ये चारों अवस्थाएं जो है ना ये एग्ज़ाम में हर हाल में ज़रूर पूछी जाती हैं, आपको ये बिल्कुल रट लेनी है। ठीक है फ्रेंड्स, ये पियाजे के द्वारा जो दी गई अवस्थाएं हैं ये आपको हर हाल में याद रखनी है। यूपीटेट और सीटेट में इससे क्वेश्चन जरूर बनता है। आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 14, शैशवकाल की अवधि क्या है? शैशवकाल की अवधि क्या है? जन्म से 2 वर्ष तक, जन्म से 3 वर्ष तक, 2 से 3 वर्ष तक या जन्म से 1 वर्ष तक? शैशवकाल या शैशवा अवस्था। प्रश्न नंबर 14। फ्रेंड्स, शैशव अवस्था की जो अवधि होती है वो जन्म से 2 वर्ष तक होती है। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, जिसको पूर्व संक्रियात्मक कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 14 वर्षीय मीना अपने आप से स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को
विकसित करने का प्रयास कर रही है। वह क्या विकसित कर रही है? नियमों के प्रति घृणा, तो ये तो गलत है, घृणा तो हो ही नहीं सकती। इसको छोड़ो। परिपक्वता, एकदम परिपक्व भी नहीं है वो भी। किशोरावस्थात्मक अक्खड़पन भी नहीं है, इसलिए ऑप्शन बचा ऑप्शन नंबर बी, स्वायत्तता। ठीक है फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16। किशोरावस्था में बच्चा किस प्रकार का अनुभव कर सकता है? ऑप्शन ए, बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर का भाव, ठीक है, आत्मसिद्धि का भाव, जीवन के बारे में परितृप्ति, या दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार। प्रश्न नंबर 16। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार का भाव किशोरावस्था में बच्चा अनुभव करता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17। स्टैनले हॉल का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? ऑप्शन ए, बुद्धि की प्रकृति, ऑप्शन बी, अधिगम में अभिप्रेरणा की भूमिका, ऑप्शन सी, मूल्यों का विकास, ऑप्शन डी, किशोरावस्था का विकास। स्टैनले हॉल का सिद्धांत, फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था ना, इसमें सिद्धांत से संबंधित बहुत ही सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आपको सिद्धांत तो हमेशा याद ही कर लेने हैं। और हमारे चैनल से प्रैक्टिस अगर आप करते रहेंगे ना, कई बार ऐसा होता है कि थ्योरी एक बार पढ़ ली तो सर के ऊपर से उतर जाती है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करते हैं कि देखते हैं कि हमारे 30 में कितने सही हुए, तो वो हमें याद रहता है। एक बार अगर एक क्वेश्चन यहाँ पर गलत हो गया तो हमें याद रहेगा, लेकिन एग्जाम में गलत नहीं होगा। ठीक है, इसलिए हमारे चैनल से आप अपने प्रैक्टिस लगातार जारी रखें। प्रश्न नंबर 17, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्टैनले हॉल का सिद्धांत किशोरावस्था का विकास की व्याख्या करता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18। विद्रोह की भावना की प्रकृति किस अवस्था में होती है? बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में, पूर्व किशोरावस्था में, या मध्य किशोरावस्था में? विद्रोह की भावना, बच्चों में कई बार ऐसा होता है कि कुछ उनको बोलो तो वो एकदम से एक्सेप्ट नहीं करते, विद्रोह करते हैं। विद्रोह की भावना ये इस प्रश्न में पूछा गया है। प्रश्न नंबर 18, इसका सही आंसर होगा पूर्व किशोरावस्था। जब बच्चा किशोरावस्था में होता है शुरुआत में, तो उसमें विद्रोह की भावना होती है कि नहीं नहीं मुझे ये नहीं, ये चाहिए, ये करना है। ठीक है, इस तरह की बात ज़्यादातर बच्चों में होती है, इसको विद्रोह की भावना कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19। विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, या प्रौढ़ावस्था? तो फ्रेंड्स, प्रौढ़ावस्था को तो छोड़ ही दीजिए, क्योंकि मनोविज्ञान प्रौढ़ावस्था का तो जो है अध्ययन करता ही नहीं है। ठीक है, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था बची ये तीनों, इनमें से देखते हैं प्रश्न नंबर 19। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि शैशवावस्था में तो बच्चा बहुत छोटा होता है, तो ये तो होगा नहीं। बाल्यावस्था में उसकी एक बालक वाली बात होती है। बची किशोरावस्था, तो बुद्धि का जो अधिकतम विकास होता है वो हमेशा किशोरावस्था में ही होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है फ्रेंड, इस तरह के प्रश्न यूपी टेट में अधिकतर बनते हैं और सी टेट में भी। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20। ठीक है फ्रेंड्स, किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है कि मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूँ बना सकता हूँ? ये किस मनोवैज्ञानिक का कथन है? फ्रीमैन, न्यूमैन, वाटसन या विने? किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है? ठीक है भाई, ये कथन वाले क्वेश्चन भी अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं, इसलिए आपको इनका भी ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, ये कथन है वाटसन का। वाटसन ने कहा है कि आप मुझे एक नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूँ बना सकता हूँ। क्योंकि बच्चे पर ज़्यादातर वातावरण का ही प्रभाव पड़ता है। फ्रेंड्स, आप उसे जैसा माहौल देंगे, आप वो उसकी बुद्धि वैसे ही काम करेगी। ऐसा नहीं है कि चोर का बेटा चोर ही बनेगा, नहीं। आप अगर उसे अच्छा माहौल देंगे, एकदम अच्छा वातावरण मिलेगा, तो वो जो आप चाहो वो बना सकते हो, उसे वो बन जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 20 का सही आंसर ऑप्शन सी। आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21। पूर्वग्राही किशोर या किशोरी किसके प्रति कठोर होते हैं? समस्या, जीवनशैली, संप्रत्यय या वास्तविकता? प्रश्न नंबर 21। फ्रेंड, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, क्योंकि किशोरावस्था में शारीरिक और मानसिक विकास बहुत तेज़ी से होता है, इसलिए
किशोर और किशोरी अपनी समस्या के प्रति काफ़ी कठोर होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 22, शैशवावस्था में शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप कैसे होते हैं? मूल प्रत्ययात्मक, संरक्षित, संज्ञानात्मक या संवेगात्मक? प्रश्न नंबर 22, इसका सही आंसर होगा मूल प्रत्ययात्मक होते हैं शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप, क्योंकि उन्हें सिर्फ अपने आप से ही मतलब रहता है। उनकी जो उनके 2-4 आदत हैं वो उन्हीं पे रहेंगे। उन्हें अभी संवेग नहीं है उनमें, संज्ञानात्मक विकास, क्योंकि वो शैशवावस्था में है ना, 0 से 2 वर्ष तक है, इसलिए उसके मूल प्रत्ययात्मक रहते हैं क्रियाकलाप। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 23, बालक की स्वकेंद्रित अवस्था कौन सी होती है? जन्म से 2 वर्ष तक, 3 से 6 वर्ष तक, 7 वर्ष से किशोरावस्था तक, या किशोरावस्था में? प्रश्न नंबर 23, फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बालक की स्वकेंद्रित जो अवस्था होती है 3 से 6 वर्ष तक होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। बालक की स्वकेंद्रित अवस्था 3 से 6 वर्ष तक होती है। उसमें वह आत्म केंद्रित ही रहता है, बातें स्वयं से करता है, अपने कुछ भी काम करेगा उस अपने कार्य को दिशा देने के लिए स्वयं से बातें करेगा, इसलिए वह स्वकेंद्रित अवस्था होती है 3 से 6 वर्ष तक की। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 24, प्रश्न नंबर 24 है, बालक अपने माँ बाप के साए से बाहर निकलकर अपने साथी बालकों की संगत को किस अवस्था में पसंद करते हैं? किशोरावस्था में, पूर्व किशोरावस्था में, उत्तर बाल्यावस्था में या शैशवावस्था में? प्रश्न नंबर 24, फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा पूर्व किशोरावस्था में। जब बच्चा बाल्यावस्था को पार कर जाता है और किशोरावस्था में प्रवेश करता है, तब वह अपने माँ बाप के साए से निकल के अपने जो साथी संगी होते हैं उनकी संगत में रहना अधिक पसंद करता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन होगा बी। आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? ऑप्शन 11 से 18 वर्ष, 18 से 24 वर्ष, जन्म से 6 वर्ष या 9 से 12 वर्ष? प्रश्न नंबर 25, कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? इसका सही आंसर होगा 9 से 12 वर्ष की जो आयु होती है वह परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आती है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है क्योंकि शिक्षार्थी हमेशा समूह में ही बेहतर सीखते हैं। ये इस तरह के प्रश्न हैं फ्रेंड्स। इन प्रश्नों को आप एकदम जो आपको इसमें निगेटिव लगा उसको काट देना है। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से इनको सोल्व करेंगे। जैसे शिक्षार्थी हमेशा, ये एकदम निगेटिव सा वर्ड है, हमेशा समूह में ही बेहतर सीखते हैं, आप इसको एकदम कट कर दीजिए। शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रमों में ऐसा ही, इसमें भी ये निगेटिव वर्ड है, बताया गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये काट दीजिए। इससे प्रत्येक शिक्षार्थी को अनुशासित करने के लिए शिक्षकों को बेहतर अवसर मिलते हैं। तो शिक्षकों को बेहतर अवसर नहीं देने हैं, क्योंकि इसमें तो बच्चा एकदम सर्वोपरि है ना मनोविज्ञान में, इसलिए ये भी गलत हो गया बच्चा एक, और यही इसका आंसर है। बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और भिन्न भिन्न तरीके से सीख सकते हैं, ये इसका आंसर है। इस तरह से अगर आप मनोविज्ञान को सोल्व करेंगे ना फ्रेंड्स, तो आपके बहुत ही अच्छे मार्क्स गेन हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है? इस पर आप गोल घेरा कर दीजिए। ठीक है, सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं, नहीं। विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं, इसको भी काट दीजिए। सभी विकास परिपक्वन तथा अनुभव की अंत्यक्रिया का परिणाम होते हैं। सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। विकास तथा अधिगम, फ्रेंड्स इसमें सी सही होगा। सभी विकास परिपक्वन तथा अनुभव की अंत्यक्रिया के परिणाम स्वरूप होते हैं। सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे कभी नहीं बढ़ सकते। ठीक है, 27 का सी होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 28, विकास का सिद्धांत किस प्रकार आगे बढ़ता है? एक मिनट, विकास का सिद्धांत किस प्रकार आगे बढ़ता है? सामान्य से विशिष्ट की ओर, भिन्न से एकीकृत की ओर, सिर से पैर की ओर, ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों की ओर। ठीक
ठीक है फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 28, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि विकास जो होता है सर से पैर की ओर होता है। क्योंकि बच्चे का जब माँ के पेट में उसका मतलब निर्माण होता है तो पहले उसका सर ही बनता है, उसके बाद ही, इसलिए सर पदाभिमुख भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसको सर पदाभिमुख सिद्धांत भी कहते हैं, विकास का सिद्धांत। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। इसमें भी आप गोल घेरा कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड, और जो निगेटिव होगा उसको आप काट देंगे। निरंतरता का सिद्धांत, वर्गीकरण का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत, व्यक्तिकता का सिद्धांत, कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों में नहीं है। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा प्रश्न नंबर 29 का ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि वर्गीकरण नहीं हो सकता ना, इसमें वर्ग नहीं कर सकते आप, तो जो गलत है वही इसका आंसर होगा। निरंतरता भी है, समन्वय भी है, व्यक्तिक का सिद्धांत भी है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, मानव के विकास का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किस मनोवैज्ञानिक ने किया था। कमेनियस, हॉल, हॉलिंगबर्ट या फ्रायड। प्रश्न नंबर 30, फ्रेंड, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मानव के विकास का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन फ्रायड मनोवैज्ञानिक ने किया था, ऑप्शन नंबर डी। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे मनोविज्ञान से संबंधित 30 प्रश्न। आपको कैसे लगे आप कमेंट में बताइए कि आपने 30 में से कितने सही किए और आपको हमारे प्रश्न कैसे लगे। ठीक है फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल से ट्रिक के हिसाब से और जिस तरह से हमने बताया कि आप जो इसमें निगेटिव ऑप्शन है उसे आप काट दीजिए और आप अपना आंसर तक किस तरह से पहुंच जाएंगे। ठीक है, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें।